नमस्कार साथियों। अपन एलसीएम एचएससीएफ पढ़ रहे थे। एक क्लास हुई और पिछली क्लास में अपन ने एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। आज उससे आगे अपन एचएससीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचएससीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं? एचएससीएफ हिंदी में इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक या इसको शॉर्ट में म स या म स प ऐसे बोलते हैं। एचएससीएफ को इंग्लिश में यदि इसकी फुल फॉर्म में लिखे हैं तो ये ऐसे हैं: हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको जीसीडी भी कहा जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि जीसीडी ज्ञात करो, फिर पता ही नहीं चलता विद्यार्थियों के जीसीडी क्या है। तो जीसीडी का अर्थ एचसीएफ ही है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिवाइडर फैक्टर दोनों एक ही चीज है। विभाजक जिसको बोलते हैं। ये फैक्टर का अर्थ है गुणनखंड। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड, या इसी को भाजक बोलते हैं। भाजक या इसी को विभाजक बोलते हैं। गुणनखंड, भाजक, विभाजक, अपवर्तक, ये सारे नाम हैं, एक ही चीज है। गुणनखंड, भाजक, विभाजक, अपवर्तक, ये जीसीडी मतलब डिवाइडर, विभाजक, विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं। जीसीडी एचसीएफ दोनों एक ही चीज है। इसका अर्थ है महत्तम समापवर्तक या मसप या एचसीएफ, ये सारे एक ही नाम है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गुणनखंड, भाजक, विभाजक और अपवर्तक ये क्या होता है। गुणनखंड क्या है, भाजक क्या है, विभाजक क्या है, अपवर्तक क्या है तो एक ही, नाम अलग अलग हैं। अब गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा का एक टुकड़ा। जैसे आप एक संख्या लिख रहे हैं 6, इस 6 के आपको गुणनखंड लिखने हो। 6 के गुणनखंड क्या होंगे या अपवर्तक क्या होंगे? 6 के अपवर्तक, गुणनखंड, विभाजक, भाजक क्या होंगे? तो इसका अर्थ यह है कि 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, या 6 को किन संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। 6 को आप 1 गुणा 6 लिख सकते हो, आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो। गुणा के रूप में यही इसके टुकड़े हो सकते हैं, यही इसके गुणनखंड है। इसका अर्थ 6 के कितने गुणनखंड हुए? 4 हुए। एक हुआ 1, 2, 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड है। या 6 के विभाजक कह सकते हो, 6 के भाजक कह सकते हो, 6 के अपवर्तक कह सकते हो। ये है मतलब 6 में किन संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ये 6 के गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो अपन ने इसका अर्थ सीखा। अब ये देखो, हाईएस्ट और कॉमन, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉमन का अर्थ है उभयनिष्ठ, जो दोनों संख्याओं में या जितनी संख्या उन सब में हो। और हाईएस्ट का मतलब है अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ ग्रेटेस्ट का मतलब भी वही है, बड़ी से बड़ी संख्या। जी मतलब ग्रेटेस्ट, सी कॉमन, ये दोनों अर्थ एक जैसे ही, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक जैसे ही है। दोनों का अर्थ है बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या। अब अपने इसकी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ की परिभाषा लिखते हैं। एचसीएफ की परिभाषा है वह अधिकतम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह अधिकतम संख्या जिससे, वह अधिकतम संख्या जिससे दी गई संख्याएं, वह अधिकतम संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः भाज्य हो, एचसीएफ कहलाता है। वह अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे मतलब उस संख्या से दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो रही हो। इसका अर्थ यह है कि दो संख्याएं जैसे 12 और 18 है। अब आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिससे 12 और 18 पूरे पूरे विभाज्य हो जाए, मतलब 12 में भी पूरा पूरा भाग जाए,
18 में भी पूरा पूरा भाग जाए। इस प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसमें 12 और 18 में भाग पूरा जाता हो। तो 12 और 18 में भाग पूरा जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है 6। 6 का भाग 12 में भी जा रहा है, 6 का भाग 18 में जा रहा है। 12 में जा रहा है 2 बार, 18 में जा रहा है 3 बार। तो यहाँ अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे विभाज्य हो रहे हैं? 6 से। तो इसका HCF क्या होगा? 6 होगा, 12 और 18 के। ये इसकी परिभाषा, और परिभाषा से सीधा ये लिखा है। अब आप HCF ज्ञात करेंगे तो किस मेथड से करेंगे? HCF ज्ञात करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। अपन सारे तरीके पढ़ रहे हैं। उसमें पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, या गुणनखंड से पहले पढ़ लेते हैं गुणनखंड विधि। केवल गुणनखंड से कैसे पता करते हैं? गुणनखंड से HCF, गुणनखंड से HCF। जैसे आपका एक प्रश्न आ गया 20 व 25 का HCF ज्ञात करो, तो आप गुणनखंड लिखेंगे, 20 के गुणनखंड लिखेंगे और 25 के लिखेंगे। 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड का अर्थ है कि 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा? तो 20 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का, 10 का और 20 का। ये 20 के गुणनखंड है। 20 में इन इन संख्याओं का भाग जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके बाद आप लिखेंगे 25 के गुणनखंड। 25 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा? तो 25 में 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और उसके बाद 25 का जाएगा। इन 3 संख्याओं का ही भाग जाएगा 25 में, 1 का, 5 का, 25 का। 20 में 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये 20 और 25 के गुणनखंड। गुणनखंड से HCF ज्ञात कर रहे हैं तो आप गुणनखंड लिखेंगे, जितनी संख्या है, 2 है तो 2, अपन 3 का भी पढ़ लेंगे, 3 संख्या है तो 3 का। अपन प्रत्येक प्रश्न मेथड को 2-2 उदाहरणों से पढ़ लेंगे, जिसमें एक उदाहरण में 2 संख्या, एक उदाहरण में 3 संख्या। अब इसमें आपको गुणनखंड में ये देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, एक आ रहा 1 ने एक आ रहा 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने पहले तो, और उभयनिष्ठ में जो सबसे बड़ा है वो HCF होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ है 1 और 5, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कौन सी संख्या है? 5 है। तो इनका HCF क्या आएगा? 5 आएगा। यह है गुणनखंड से, मतलब गुणनखंड लिखेंगे, फिर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे और उनमें सबसे बड़ी संख्या वो HCF। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और सबसे बड़ी संख्या 5। अब अपने इसी मेथड को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जिसमें 40, 60, 80 का HCF। इस मेथड से करेंगे तो अपन पहले 40 के गुणनखंड लिखेंगे। आपको सारी चीजें आनी चाहिए, बात ये। फिर HCF कौन से तरीके से ज्ञात करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं सीधा प्रश्न पूछा जाए कि 40 के गुणनखंड लिखो, आप गुणनखंड ही नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। 40 के गुणनखंड, फिर आप लिखेंगे 60 के गुणनखंड, फिर आप लिखेंगे 80 के गुणनखंड, और उसके बाद में लिखे आप उभयनिष्ठ गुणनखंड, और फिर लिखेंगे HCF, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और फिर लास्ट आएगा HCF। अपन लिखते हैं 40 के गुणनखंड। अब 40 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा? देखो ये चीजें हम प्रैक्टिस आएगी। 1, 2, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 5 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13, 14, 15, 16 का नहीं जाएगा, 17, 18, 19, ये 20 का। अब यहाँ समस्या आती है कि जब आधे आ जाते हैं तो उसके बाद में आप आसान सा कर सकते हैं कि ये 20 गुणा 2 है। जैसे अब आप इसके बाद में
आधे से अधिक जाने के बाद में सीधा ही एक ही गुणनखंड बचता है। लास्ट कौन सी संख्या? 20 गुणा 2 आ गया, लास्ट एक ही बचेगा, कौन सा? 40 बचेगा। ये आधी संख्या जब आ जाती है उसके बाद में एक ही गुणनखंड होगा और वो पूरी संख्या वही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे 60 का लिखेंगे तो 1 का भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8, 9, 10 का, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 30, आधा 30 हो गया। अब इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 60 आएगी सीधी। 80 में से 1, 2, 4, 5, 8, 10, ये 16 का भाग जाता, 16 पंजे 80, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 40 और 40 के बाद में सीधा 80। ये गुणनखंड इन संख्याओं का भाग 80 में जाता है। ये गुणनखंड है 80 के, 40 के, 60 के। अब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 5 के बाद 10, 10 के बाद में 12, 15, ये नहीं है, 20, और 20 के बाद में 30, 60 उसमें नहीं है। तो ये इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 1, 2, 4, 5, 10, 20। प्रश्न कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं एचएससीए पूछे आपको गुणनखंड, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना सीखें, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग पूछा जा सकता है। अब आप इनका एचएससीएफ लिखें। एचएससीएफ में सबसे बड़ी संख्या जो आई है उभयनिष्ठ में वो आई है 20, तो इनका एचएससीएफ क्या होगा? 20 होगा। 40, 60 और 80 का एचएससीएफ क्या होगा? 20 होगा। ये तरीका है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड भी आने चाहिए और एचएससीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो भी। अब इसके बाद दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला था गुणनखंड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से भी एचएससीएफ ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से एचएससीएफ। इसको दो तरीके से घात रूप में लिखिए और एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं अपन, 32 व 40 का एचएससीएफ ज्ञात करो। बत्तीस और 40 का एचएससीएफ लेना। अब आप 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड यदि सीधा पता चले तो ठीक है, नहीं तो गुणनखंड करके 32 इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 32 में 2 का भाग 16, फिर 16 में आप 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे 1। फिर 40, 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 में 2 का भाग 20, 20 में 2 का भाग 10, 10 में 2 का भाग 5, और 5 में 5 का भाग 1। ये इस तरीके से थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अभाज्य गुणनखंड की प्रैक्टिस करनी होगी, अन्यथा आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, अभाज्य गुणनखंडों की प्रैक्टिस आपको करनी ही है। तो थोड़े से आप अभाज्य गुणनखंडों की प्रैक्टिस कर लीजिए, संख्या लेके किसका भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा, कितनी तक भाग देना है, फिर कौन सी संख्या का भाग देंगे। ये वैसे पिछली क्लास में पढ़ने कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें। अब इसके बाद में जब एचएससीएफ ज्ञात करते हैं, इनको लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये 32, इसके गुणनखंड में 2 आया है 3, 4 और 5 बार, और 40 आया है, और इस 40 में 2 आया है 3 बार, और फिर आया है 5। अब इसमें भी दो तरीके, एक तो ये कि इसको 2 की पावर में लिखें तो ये 2 की पावर 5, इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें जो एचएससीएफ होता है, यहां से सीधा लिख सकते हैं कि जो संख्याएं कॉमन आई वो लिख लो। कॉमन संख्याएं क्या आई है? एक कॉमन संख्या आई 2, यहां से एक और कॉमन संख्या है 2, फिर एक और कॉमन संख्या है 2। जो जो कॉमन आई है वो सारी संख्याएं लिख लो और गुणा कर लो। ये 2 गुणा 2 गुणा 2, और इनका गुणा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कॉमन संख्याएं लिखी और उनका गुणा कर लिया। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। दूसरा एचएससीएफ में
अपने घात रूप से लिखा था, एलसीएम में ऐसा लिखा था कि सभी संख्याओं की अधिकतम घात, और एचसीएफ में होता है उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ संख्याओं की उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात। अब उभयनिष्ठ संख्याएं देखनी, इन दोनों उभयनिष्ठ क्या है, दो है, पांच तो है नहीं, तो पांच नहीं लेना है, दो उभयनिष्ठ है, और उस उभयनिष्ठ के अंदर न्यूनतम पावर देखनी है, या तीन है या पांच है, तो न्यूनतम कौन सा है, तीन है। तो उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम पावर मतलब दो की पावर तीन, और दो की पावर तीन कितना होता है, आठ होता है। उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात, पहले आप उभयनिष्ठ देख लो और फिर इसमें कम से कम पावर कौन सी है वो। तो ये एचसीएफ का तरीका, यहाँ से सीधा कर सकते हो, और ये लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो जो दोनों में आया हो, कि भाई ये दो आया है दोनों में, ये दो लिख लिया। फिर एक और देखते हैं कि ये एक और दो दोनों में आया है, दो लिख लो। फिर देखते हैं कि एक और दो आया है दोनों में, दो लिख लो। अब इसमें पांच है, उधर दो दो कॉमन नहीं है, तो बस ये था उत्तर, आठ। यही अभाज्य गुणनखंड किए, और उसमें जो कॉमन संख्याएं आए उनको ले लो। एक तरीका ये पावर फॉर्मेट से जैसे लिखना चाहो, ये सारे एचसीएफ है, इस तरीके से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण और लिखते हैं अपन, 35, 40, 45 का एचसीएफ। तीन संख्या लिखी, तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 35 का अभाज्य गुणनखंड, 35 में 5 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। फिर 40, 40 में 2 का भाग 20, 20 में 2 का भाग 10, 10 में 2 का भाग 5, और 5 में 5 का भाग 1। फिर 45 लिखो, 45 में 5 का सॉरी 3 का, 3 का भाग जा रहा तो पहले 3 का देना। 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5, और 5 में 5 का भाग 1। अब आप इनमें से कॉमन संख्या देख लो जो तीनों में ही आई हो, तो एकमात्र कॉमन संख्या आई है 5। तो वैसे पावर लिखने बाद में ऐसा कुछ नहीं, 5 आया तीनों में, बस एक ही संख्या आई है, तो ये इनका एचसीएफ है। जो संख्या तीनों में आई है, एक आई है तो वो एक उत्तर है, एक भी नहीं आती है तो उसका उत्तर एक होता है, और दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक आती तो उन संख्याओं का गुणा करना होता है। तो यहाँ इनमें कॉमन संख्या एक आई है, कौन सी, 5। अब इसको यदि आप पावर में लिखते हैं तो 35 में 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 40 में लिखते हैं तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 45 को लिखते हैं तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये, और अब इनमें से उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात, पहले उभयनिष्ठ देखो, 7 नहीं है सब में, 2 नहीं है सब में, 3 नहीं है सब में, केवल एक संख्या है 5, और इसमें न्यूनतम कितना है, एक ही है, न्यूनतम ही है, तो ये 5 की पावर 1, एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, काफी आसान रहता है छोटी संख्याओं के लिए यह तरीका। अब ये यदि ऐसे पावर में ही लिखा हो सीधा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 8, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 7 की पावर 2 का एचसीएफ ज्ञात करो। यदि पावर फॉर्मेट में ही लिखा हो और आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो जो चीज़ अभी अपन ने पढ़ी थी उस तरीके से कि उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ संख्याओं में कम से कम कितनी पावर है। तो पहले देखो उभयनिष्ठ कौन कौन सी है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आया हो, 2 आया दोनों में आया, 3 आया दोनों में आया, 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें 7 है उसमें 5 है। ये अब आपको उभयनिष्ठ संख्याएं लिखनी है, पहले तो एक लिखना, 2, एक लिखना, 3। अब इसमें न्यूनतम घात कितनी है, 2 की पावर इधर 5, इधर 5, 5 न्यूनतम ही है, 5 लिखना है। 3 की पावर इधर 6, इधर 7, तो न्यूनतम कौन सा है, 3 की पावर 6, तो ये इसका एचसीएफ होगा।
पावर फॉर्मेट वालों का उत्तर पावर में ही होता है, नहीं तो गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 6 729, फिर दोनों का गुणा कर लीजिए और संख्याएं लिख के भी गुणा कर सकते हैं। तो यदि आगे पूछा हो, बाकी नहीं पूछते हैं, पावर फॉर्मेट के प्रश्न आते हैं उनका उत्तर ऐसे ही लिखा होता है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ऐसे 3 और सेट हो 4 सेट हो किए जा सकते हैं। और वैसे आगे इनके अपन प्रत्येक टाइप से प्रत्येक प्रश्न जो बनता है उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत अच्छे से ढंग से प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार मेथड सीख लेते हैं तो उसके बाद बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए फिर प्रश्न शुरू करेंगे अपन, अगली क्लास से प्रश्न शुरू करेंगे। यहाँ तक अपन एक बार सारी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद में अगला इसका मेथड, ये जो था अभाज्य गुणनखंड से था, इससे पहले वाला गुणनखंड से था। इसके बाद HCF को भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि से HCF, ये मेथड बड़ी संख्याओं के लिए ज्यादा उपयोगी है, छोटी संख्याओं के लिए कम उपयोगी है। बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी है और उसमें भी यदि संख्याएं 2 है तो ज्यादा उपयोगी है। 2 बड़ी संख्याएं दे रखी हो, जैसे आपको 425 और 375 दे रखा है, इन संख्याओं का आपको जैसे HCF ज्ञात करना है। भाग विधि से बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करना आसान रहता है, उसमें भी यदि संख्याएं 2 है तो बहुत ज़्यादा आसान रहता है। 2 बड़ी संख्याओं का HCF, कई बार ऐसा पूछा जाता है बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है और HCF, तो इस विधि से HCF ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। दोनों में से जैसे 2 ही है तो एक संख्या बड़ी होगी, 425 बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देना 375 का। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, पहली बात। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ली और उसमें भाग देंगे किसका, छोटी संख्या का। अब भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार भाग जाएगा 375। फिर इसके बाद आप यहाँ शेषफल ज्ञात करेंगे, 425 और 375 घटाएंगे तो शेषफल आएगा 50। पहला स्टेप, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, शेषफल ज्ञात किया। अब जो शेषफल आया उसका भाग देना है। शेषफल आया 50, इसका भाग देना है पिछले भाजक में, ये भाजक है, ये यहाँ संख्या लिखी, ये भाज्य है, ये भाजक है। भाज्य जो यहाँ लिखा है इसके अंदर, ये इधर जो लिखा है ये भाजक, मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो भाजक या विभाजक जिसको बोलते हैं, और ये है भागफल, ये भाज्य। तो 50 जो शेषफल आया है उसका भाग लास्ट वाले भाजक के अंदर लेना। अब लास्ट भाजक था 375, 375 में भाग देंगे 50 का, और ये 50 का भाग जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35, 350 आ जाएगा। उसके बाद शेष बच गए 25। अब वही सेम प्रोसेस कि 25 का भाग देना है अंतिम भाजक, लास्ट भाजक था 50 उसमें, और ये भाग जाएगा 2 बार, 50 और 50, और फिर शेष बच गया कितना, 0। जब शेषफल 0 होता है तो ये प्रोसेस पूरा होता है, उससे पहले ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। शेषफल 0 होते ही प्रोसेस पूरा होगा, शेषफल क्या हो गया है, 0 हो गया, मतलब ये प्रोसेस पूरा हो गया। और इस प्रोसेस में जो अंतिम भाजक है वो HCF है। भाग विधि के प्रोसेस में HCF जो होता है वो अंतिम भाजक होता है, कि आपने लास्ट बार किसका भाग दिया है, अंतिम भाजक HCF है, और अपन ने लास्ट बार किसका भाग दिया है, 25 का भाग दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 25 होगा। ये इसका मेथड है, बड़ी संख्याओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, छोटी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड से, बड़ी संख्याओं के लिए ऐसे, और इस पर आधारित प्रश्न भी बनेगा। तो ये मेथड आना भी जरूरी है। आप सोचेंगे कि हम इसको भी अभाज्य गुणनखंड से कर लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट प्रश्न आता जो इसी मेथड पर आधारित होता है। कई बार ये भाजक दे रखे होते हैं और ये संख्याएं आपको पूछ ले HCF दे के, तो ऐसा प्रश्न बनेगा, लास्ट में अपना ऐसा प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो ये मेथड आना जरूरी है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले आप बड़ी संख्या की पहचान करेंगे और उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। बड़ी संख्या 425 भाग देंगे 375 का,
भाग गया एक बार, शेष बचे 50। अब जो शेष पल आया इसका भाग देंगे वापस लास्ट वाले भाजक में। लास्ट भाजक 375 था, 50 का भाग दिया, 7 बार गया, शेष बच गए कितने 25। अब 25 का भाग देंगे अंतिम भाजक 50 में, 2 बार गया और शेष क्या हो गया 0। जब शेष पल 0 आता है तो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और लास्ट जो भाजक था, अंतिम भाजक जहाँ लास्ट जिस संख्या का भाग दिया वो इसका HCF होता है और अंतिम भाजक क्या है 25 है। तो ये प्रोसेस है, ये दो संख्याओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अपन इसको एक और प्रश्न से हल कर लेते हैं, दो संख्या लेके फिर 3 का भी हल कर लेंगे। किया तो जा सकता है, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। एक और संख्याएं लिख के इस तरीके का अपन हल करते हैं, जैसे 1240 और 1680। ये दो संख्या लिखिए और आपको इन संख्याओं का HCF पूछे। बड़ी संख्या लिखियो तब ये मेथड उपयोगी है। 1680 बड़ी संख्या है और इसके अंदर अपन छोटी संख्या मतलब 1240 का भाग देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग और ये भाग जाएगा एक बार जाएगा 1240। फिर शेष बचेंगे 80 में से 40 घटाएंगे तो 40, 12 घटाएंगे 16 में से तो 4। अब 440 का भाग देंगे अंतिम भाजक मतलब 1240 में। 1240 में 440 का जो भाग जाएगा 4 8 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 880। 440 और 440 880। फिर घटाएंगे तो ये 0, 14 में से 8 घटेगा तो शेष बचेगा 6 और 12 में से 1 हासिल दे दिया, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 360। अब 360 का भाग देंगे 440 में। 440 में भाग जाएगा एक बार, ये 360, शेष बचेगा 0, इधर से हासिल लेंगे, 14 में से 6 गए 8 और इधर कोई संख्या नहीं बची 80। अब 80 का भाग देंगे 360 में। 360 में 80 का भाग 3 बार, 8 3 24 240, सॉरी 4 बार 832, 4 बार जाएगा, 8 चौके 32, शेष बच जाएंगे 40। अब 40 का भाग देंगे 80 में और ये भाग जाएगा 2 बार 80 और शेष पल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो अंतिम भाजक था, अंतिम भाजक कौन सी संख्या है 40। तो इसका अंतिम भाजक 40 जो है इन संख्याओं का HCF है 1240 और 1680 का जो HCF है वो कितना है 40। भाग प्रोसेस है, भाग देते जाओ शेषफल का अंतिम भाजक में, शेषफल का अंतिम भाजक में और शेषफल 0 हो जाता है तो अंतिम भाजक HCF। ये दो संख्याओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। 3 संख्याओं में ये है कि ये प्रोसेस 2 बार करना होता है। एक बार 2 संख्याओं को लेके हल किया और फिर तीसरी संख्या को और जो उत्तर आया उस दोनों को लेके फिर हल करना होता है और लास्ट वाले में जो उत्तर आता है वो उत्तर होता है। तो ये 2 संख्याओं के लिए आपको आना जरूरी है। एक उदाहरण अपन 3 संख्याओं का भी लेते हैं। इस तरीके का कई बार पूछा जाता है, 1250, 950 और 680। ये 3 संख्या लिखी। अब आपको इन तीनों संख्याओं का HCF पूछा है। इस प्रोसेस में जब 3 संख्या आती है और आपको भाग विधि से करना होता है तो आप कोई 2 संख्याएं लेते हैं। 2 में जो बड़ी दोनों है उनको ले लीजिए, छोटी वाली संख्या को छोड़ दीजिए, आसान रहेगा। बड़ी दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी है उसके अंदर सेकंड संख्या जो दूसरी बड़ी है उसका भाग देंगे 950 का। 1250 में 950 का भाग एक बार जाएगा, ये 950, उसके बाद शेष बच जाएंगे ये 0 0 और ये 300। फिर 300 का भाग देंगे 950 में, 950 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 900, शेष बचेगा 50 और 50 का भाग देंगे 300 में और ये भाग जाएगा 6 बार, 6 5 30।
300 300 शेषफल हो गया 0। तो इस प्रोसेस में अंतिम भाजक जो आया है वो क्या आया है, 50 आया। 1250 और 950 को हल किया। 1250 बड़ी संख्या, 950 का भाग एक बार गया, 300 शेष बचे, 300 का भाग 950 में 3 बार गया, 900 शेष बचे 50, फिर 50 का भाग 300 में 6 बार गया और शेष बचेगा 0। अब इसका अंतिम भाजक 50 और लास्ट संख्या, इन दोनों को लेके वापस हल करना है। अब दोबारा हल करेंगे, दोबारा। अब 680 बड़ी संख्या है और इसके अंदर भाग देंगे 50 का। अब 50 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा एक बार, 50 शेष बचेंगे। यहाँ से शेषफल एक बार नहीं, अगले भाग देके फिर लेना होगा, एक बार लिख लेते हैं। 68 में से 50 जाएगा तो 8 और ये 18, फिर उधर से 0 लिखेंगे 180। ये शेषफल नहीं है, ध्यान रखना कि ये अभी शेषफल नहीं है, क्योंकि 180 में भी भाग पूरा नहीं हुआ, दोबारा भाग देंगे। 50 का भाग जाएगा 3 बार और ये होगा 150 और इसके बाद शेषफल कितना बचेगा 30। ये शेषफल है, क्योंकि ये भाग प्रोसेस में यहाँ भाग ऐसे देंगे, बाकी सीधा दे सकते थे आप 13 बार देंगे, 13 पंजे 65, 650 हो जाएगा और फिर शेष कितना बचेगा 50, वैसे कर सकते हैं। बाकी भाग प्रोसेस यही होता है, तो इस मेथड से लिखो। यहाँ शेषफल कितने बचे, 30 बचे, ये शेषफल है। अब इस 30 का भाग देंगे 50 में, भाग जाएगा एक बार और शेष जो बचेगा वो बचेगा 20। ये 50 भाग दिया 30 का एक बार, शेष बच गए 20। 20 का भाग देंगे 30 में, भाग जाएगा एक बार, शेष बचेंगे 10। फिर 10 का भाग देंगे 20 में और ये भाग जाएगा 2 बार और शेष क्या बचेगा 0। और इसमें जो कॉमन संख्या आई वो कौन सी आई है, 10। अब ये जो HCF है इस पूरे प्रोसेस का लास्ट वाला जो है HCF, ये है कितना है, 10 है। तो आप इसमें 3 संख्याओं का कर सकते हैं, 2 संख्याओं का कर सकते हैं, इस तरीके से आप भाग विधि से कर सकते हैं। ये HCF ज्ञात करने की 3 विधियां थी। LCM और HCF के सारे मेथड अपन पढ़ चुके हैं और जो मर्जी आए उससे कर सकते हो। अब कुछ संख्याओं में ऐसे आता है, जैसे आपको 12 और 17 का HCF ज्ञात करना है, 12 17 का। तो 12 और 17 में HCF ज्ञात करेंगे तब दिक्कतें ये आएगी कि आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 17 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आएगी। अभाज्य गुणनखंड में से यहाँ से दिखेगा कि कुछ कॉमन नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। 2 2 3 17 कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो उन संख्याओं का HCF 1 होता है। क्यों होता है ये भी देखिए। एक ये होता है कि ये गुणनखंड से पता चलता है कि 12 के आप गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4 6 12, ये 12 के गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है, ये अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड। और जब आप 17 के गुणनखंड देखेंगे तो 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 17। जब अभाज्य संख्याएं आती है तो उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है एक संख्या स्वयं। अभाज्य संख्या के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है 1 और एक संख्या खुद, 1 और 17। अब इन दोनों में आप कॉमन गुणनखंड ढूंढेंगे। गुणनखंड वाले मेथड में ये होता है कि कॉमन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में जो सबसे बड़ा होता है तो इनमें उभयनिष्ठ केवल एक ही है और सबसे बड़ी संख्या जो उभयनिष्ठ है कौन सी है, 1। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जब HCF ज्ञात करते हैं कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आता है तो एक गुणनखंड कॉमन होगा ही, और वो कौन सा है, 1। कोई कॉमन नहीं है ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि एक जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। अब थोड़ी सी विशेष बात, जब इस प्रकार की संख्याएं हो तो इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब उनमें और कोई कॉमन संख्या नहीं हो, इस तरह की संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है।
इन संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है? एक। सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एकमात्र एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो और सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, मतलब उसमें कोई भी कॉमन संख्याएं नहीं हो। सअभाज्य संख्याओं में फिक्स होता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा सअभाज्य होगी। दो लगातार प्राकृत संख्याएं दो लगातार प्राकृत संख्याएं तो हमेशा सअभाज्य होगी कोई भी। जैसे 103, 104, आपको यदि इनका HCF पूछे तो एक आएगा, सीधा सा देख लीजिए, सीधा दिखेगा। दो लगातार प्राकृत संख्या है, HCF हमेशा एक, क्योंकि वो संख्याएं कैसी है? सअभाज्य। दूसरी बात, कुछ फैक्ट है याद रखने हैं। दो लगातार क्रमागत कह सकते हैं आप इसको, लगातार या क्रमागत विषम संख्याएं, लो लगातार विषम संख्याएं आ जाती है। और दो लगातार विषम संख्याओं जैसे 103 और 105 होता, तो इनका भी HCF कितना आएगा? एक आएगा। कहीं से भी उठा लीजिए आप, दो लगातार होनी चाहिए। लगातार विषम संख्या है या लगातार प्राकृत संख्या है, तो इनका HCF हमेशा जो है वो कितना होता है? एक होता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या आ जाए जहां आपको लगेगी ये अभाज्य है, दो अभाज्य संख्याएं, यदि दो अभाज्य संख्याएं लिखी, लगातार जरूरी नहीं, कहीं से भी दो अभाज्य लिखी हो, जैसे आपको 107 और 109 लिखा हो, 101, ये दो अभाज्य, 107 और 101 अभाज्य संख्याएं लिखी है, तो उनका भी HCF हमेशा कितना होता है? एक। दो अभाज्य संख्याएं कोई भी, दो लगातार प्राकृत संख्याएं, दो लगातार विषम संख्याएं या दो अभाज्य संख्याएं कहीं आ जाए, तो उन संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है? एक होता है। और इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्याएं। और सअभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। LCM दोनों संख्याओं का गुणा, यदि दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का जो गुणा है वो LCM होगा। जैसे इनका LCM पूछा तो इन दोनों का गुणा कर लो, इनका पूछा ये दोनों गुणा कर लीजिए, ये दोनों गुणा कर लीजिए। दो सअभाज्य संख्या, ध्यान रखना, दो सअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक, LCM उन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। ये फैक्ट मोस्ट है, आपको याद रखना है। दो सहअभाज्य को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो एक, और LCM होता है संख्याओं का गुणा। HCF एक और LCM उन संख्याओं का गुणा, ये होता है सहअभाज्य संख्याओं में। अब कई बार ऐसे पूछा जाता है 2, 5, 12, 15 का HCF। देखो, दो अभाज्य संख्याएं कहीं दिख जाए आपको उस संख्याओं में, तो सीधा सा मान लिए कि उनका HCF कितना आएगा? एक आएगा। और यहाँ दिख रही है 2 और 5 दो अभाज्य, 2 और 5 आगे कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, दो अभाज्य संख्याएं दिख रही है, HCF हमेशा कितना होगा? एक होगा। दो संख्याएं अभाज्य दिख जाए तो उनका HCF एक, फिर करने की आवश्यकता नहीं। और यदि संख्याओं के बीच में कहीं एक आए, जैसे 1, 5, 8 का HCF करना हो और एक आ जाए, इसका मतलब भी HCF कितना आएगा? एक आएगा। संख्याओं के बीच में कहीं एक आ जाए, कोई एक संख्या एक है तो HCF एक होगा, और दो अभाज्य संख्या आ जाए तो भी HCF एक होगा। ये HCF ज्ञात करने के कुछ मेथड थे, जिन मेथड से अपन HCF ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरीके के मेथड बनते हैं। अब अगली क्लास में अपन इनके प्रश्न शुरू करेंगे। दोनों के मेथड हो गए, परिभाषाएं होगी, LCM, HCF। अब यहाँ से अपन प्रश्न शुरू होते हैं, और किस किस टाइप के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को अपन हल करेंगे अगली क्लासों में। धन्यवाद।